नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला। एक ऐसी जगह जहां पर लर्निंग सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में बढ़िया मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए हैं सबके आपको पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगे। अब बिना किसी देरी के आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन दिया। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने जो है इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ा, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना, रिसोर्सेज की डेफिनेशन, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा। रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में पढ़ा। फिर रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने अर्थ समिट, एजेंडा 21, बहुत सारी चीजें हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने जनरली रिसोर्सेज की बात की थी, आज हम एक स्पेसिफिक रिसोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है लैंड रिसोर्स। तो हम यही देखेंगे लैंड को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। हम जब लैंड को यूज करते हैं तो हम बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? लैंड जो है वो डिग्रेड होता है। लैंड क्या होता है? डिग्रेड। फिर ये जो है वो सोल्यूशन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? अगर अपन देखें तो इस क्लास के अंदर हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंड क्या होता है, लैंड के अलग अलग यूजेस क्या है, इंडिया में हम लैंड को कैसे कैसे यूज करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अब मैं ये बोलता हूं कि मैं जो है वो लैंड को यूज कर रहा हूं तो स्वाभाविक बात है कि जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो वो खराब होती है। अगर आप उसको ढंग से यूज नहीं करोगे तो वो खराब होगी। तो लैंड को अगर अपन ढंग से यूज नहीं करेंगे तो लैंड खराब होगा, तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो सवाल ये आता है कि हम लैंड को कैसे कैसे गलत तरीके से यूज करते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो लैंड खराब हुआ है इसके क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिसके कारण ये लैंड डिग्रेड और ना हो। तो मोटी मोटी 3 चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब शुरू कर लेते हैं लैंड रिसोर्स। आप याद करो मैंने आपको रिसोर्स की डेफिनेशन बताई। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है कि वो सारी चीजें जो आदमी की जरूरत को पूरा करती है वो क्या है? रिसोर्स। लैंड आदमी की जरूरत को पूरा करती है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लैंड है वो आपकी जरूरत पूरा करती है क्या? आपको यस और नो में आंसर देना है। आई एम श्योर ज्यादातर बच्चों का जो आंसर होगा वो यस होगा कि लैंड हमारी बहुत तरीके से जरूरतें पूरी करता है। तो लैंड एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होता है? वो सारी चीजें जो आदमी की जरूरत को पूरा करती हैं, और लैंड भी आदमी की जरूरत को पूरा करती है, इसलिए लैंड भी क्या है? एक तरीके का रिसोर्स। तो देखो लैंड रिसोर्स, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज एक लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। क्यों? वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम लैंड के ऊपर रहते हैं, हम हमारी जो रोजमर्रा की जीवन में कमाने के लिए जो एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, पैसा कमाने के लिए हम जो करते हैं वो लैंड के ऊपर करते हैं, और हम लैंड को तरह तरह से यूज करते हैं, इसलिए लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है।
लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन बीइंग्स को सपोर्ट करता है, ह्यूमन बीइंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उनको सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसलिए लैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। इंसान की जो जरूरत है उसमें जो 95% जो नीड्स हैं वो कहाँ से फुलफिल हो रही है? लैंड से। इसलिए लैंड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या? जैसे देखो, फूड, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? लैंड से। शेल्टर, हम जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? लैंड के ऊपर। क्लोथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो चीज कर रहे हो उसमें जो आपकी जरूरत की चीजें हैं 95% चीजें आपकी लैंड से फुलफिल हो रही है। हाउएवर लैंड रिसोर्स इज लिमिटेड एंड फाइनाइट। लेकिन ये जो लैंड रिसोर्स हमारे पास में है ये लिमिटेड है और ये फाइनाइट है। इसका मतलब इसको हमको ढंग से यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये लैंड जो है वो खराब हो जाएगा और हम हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो लैंड से नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? यहाँ तक मैंने आपको यही पढ़ाया है कि लैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि लैंड जो है वो आदमी की बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जरूरतों को पूरा करती है। कैसे? जैसे आदमी रहता लैंड के ऊपर है, आदमी को जो खाना चाहिए वो लैंड से आ रहा है, आदमी पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी कर रहा है वो लैंड से कर रहा है। लैंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर अपन स्पेसिफिक देखें तो इंसान की 95% जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, वो कहाँ से फुलफिल हो रही है? लैंड से। इसलिए लैंड हमारे लिए क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब आगे देखो, इंडिया में जो लैंड है, अगर मैं टोटल लैंड मान लूं इंडिया में, तो उसको आप 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हो कि इंडिया में जो टोटल लैंड है वो 3 कैटेगरी का है। इंडिया लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ। रिलीफ मतलब जो है आप ये बोल सकते हो कि जो लैंड है उसका सरफेस कैसा है। ठीक है, तो अगर प्लेन सरफेस है तो आप उसको प्लेन बोल दोगे, ऐसे उठा हुआ सरफेस है उसको प्लाटो बोल दोगे, ऐसे कोनिकल सरफेस है उसको आप हिल्स बोल दोगे। तो जो इंडिया है वो जो इंडिया का जो लैंड है वो हम 3 रिलीफ के अंदर बांट सकते हैं। पहला है प्लेन्स, सेकंड है माउंटेन्स और थर्ड है प्लाटो। इंडिया में जो प्लेन्स हैं वो 43% है और प्लेन्स जो है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरतें पूरी करता है। माउंटेन जो है वो 30% है और माउंटेन जो है वो हमको रिवर्स के लिए सोर्स बनते हैं। माउंटेन जो है वो टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, लोग घूमने जाते हैं। और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको बैलेंसफुल बनाए रखने के लिए माउंटेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लेटोज की बात करें तो 27% प्लेटोज हैं जो कि हमारे लिए यूज है मिनरल्स के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए और फॉरेस्ट के लिए। एक बार ये डेटा आप वापस से देखो, इंडिया में जो लैंड है वो टोटल 3 रिलीफ के अंडर आता है। पहला है प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लाटो। इंडिया में जो प्लेन्स हैं वो है 43%। प्लेन्स हमारी ज़रूरतें पूरा करती है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से। माउंटेन जो है वो 30% है। माउंटेन जो है वो वाटर का सोर्स है, रिवर वाटर का सोर्स है। माउंटेन जो है वो टूरिज्म के लिए हमारी ज़रूरतें पूरा करती है। और माउंटेन जो है इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल मतलब 3 चीज़ें आ जाती है इसमें, फ्लोरा, फौना और इन्वायरमेंट। ये जो बैलेंस बना हुआ है इन तीनों के बीच में, इस बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद प्लेटोज जो है, प्लेटोज का परसेंटेज 27 है। प्लेटोज हमारी ज़रूरतें पूरा कैसे करती है? जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं आपको प्लेटो रीजन में देखने को मिलेंगे। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोयला हो गया वो आपको प्लेटो रीजन में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आपको प्लेटो रीजन में फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में जो लैंड है वो टोटल 3 रिलीफ के अंडर आते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लाटो। प्लेन्स का परसेंटेज कितना है? 43। माउंटेन्स का कितना है? 30। और प्लाटो का कितना है? 27। आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब बात आती है कि जो हमारे पास लैंड है इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा लैंड रिसोर्स क्या होता है और इंडिया में जो लैंड रिसोर्स है वो किन किन रिलीफ के अंदर बटा हुआ है और उनका कितना परसेंटेज है और उसका क्या यूज है। अब हम देखेंगे कि जो लैंड है उसको एक आदमी कैसे कैसे यूज कर सकता है।
किसी भी लैंड को आदमी 9 तरीके से यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है? 9 तरीके से यूज कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स हाउ ह्यूमन यूटिलाइज लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज। तो लैंड यूटिलाइजेशन जो है वो 9 वेज से कर सकता है। आदमी जो है वो लैंड को यूटिलाइज कितने तरीके से कर सकता है? 9 तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। देखिए लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग वेज। कितने वेज है? 9 वेज। लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन 9 फॉलोइंग वेज। पहला देखो कौन सा है? पहला है फॉरेस्ट। आप लैंड पे जो है वो फॉरेस्ट लग सकता है, तो वो भी तो क्या है? लैंड का यूज ही तो है कि वहां पर क्या है? जंगल उगा हुआ है। अब देखो इसके अंदर फॉरेस्ट तो पहला लैंड यूटिलाइजेशन है, लेकिन इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है। क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, वो ये बोलती है कि किसी भी देश के अंदर उसका जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। मतलब किसी भी देश का 1/3 लैंड जो है वो किसके अंडर होना चाहिए? फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। समझ में आया? पहला लैंड यूटिलाइजेशन क्या है? फॉरेस्ट। इसके अंदर एक नोट है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की बोलती है कि किसी भी देश में जो टोटल एरिया है, टोटल लैंड है, उसका 1/3 लैंड जो है आप फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए दोगे। समझ में आया? पहला। सेकंड देखो, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो इसको हम 2 वे से यूज कर सकते हैं। पहला आप लैंड कैसे यूज कर सकते हो? फॉरेस्ट से। दूसरा जो यूटिलाइजेशन है उसको अपन ने कैटेगरी बना दी, और उस कैटेगरी के अंदर 2 तरीके से लैंड को यूटिलाइज कर सकते हो। तो कैटेगरी क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो हम ऐसे लैंड की बात कर रहे हैं जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा जो है वो लैंड खेती के लिए अवेलेबल नहीं है? उसमें अगर सबसे पहला देखोगे तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, फॉर एग्जांपल रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया। ये वो लैंड है जहां पर आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आप चाहकर भी खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बैरन है या एरिड है, मतलब बारिश नहीं है, या फिर वो डेजर्ट इलाका है। दूसरा क्या है? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 तरीके पढ़ लिए हमने लैंड यूटिलाइजेशन के। पहला है फॉरेस्ट। दूसरा जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसको हमने कैटेगरी के अंदर डाल दिया, और वो कैटेगरी का नाम क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो उसके अंदर हमने 2 तरीके से लैंड को यूटिलाइजेशन पढ़ रहे कि कौन सा लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 2 लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। पहला कौन सा है? बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। बैरन लैंड या वेस्ट लैंड का मतलब एक पथरीली जगह, एक एरिड जगह या डेजर्ट एरिया की हम बात कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी लैंड पुट टू यूज अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब आप उस लैंड को यूज तो कर रहे हो लेकिन नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने उस लैंड पे रोड बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दिया, कोई फैक्ट्री बना दी, तो आप वहां पर चाहकर भी खेती नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने 3 तरीके के यूटिलाइजेशन पढ़े। फोर्थ यूटिलाइजेशन देखो, उसके लिए हमने एक और कैटेगरी बना दी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ऐसे दूसरे लैंड जिसपे हम खेती नहीं कर रहे। एक तो है जिसपे आप खेती कर ही नहीं सकते, और ये कैटेगरी है जिसपे आप खेती नहीं कर रहे हो, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फैलो लैंड 4th कैटेगरी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, घास के मैदान जो है वो आ जाएंगे। एक आप लैंड कैसे यूज कर सकते हो? फॉरेस्ट उगाकर। एक लैंड को कैसे यूज कर सकते हो? या तो वेस्ट लैंड है या वो बैरन लैंड है। एक आप लैंड को कैसे यूज कर सकते हो? नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्री बना दी, रोड्स बना दी। चौथा तरीका क्या है? वो ग्रेजिंग लैंड बना दो, आप उसको घास का मैदान बना दो। पांचवा देखो, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। मतलब ना तो वो पूरा फॉरेस्ट है ना वो पूरा ग्रास लैंड है, उनके बीच का है। फॉर एग्जांपल आप कहीं हाईवे से जा रहे हो तो आप देखते होगे, आप हाईवे के किनारे खाली लैंड पड़ा है, उस पे पेड़ उगे हुए हैं, कोई कहाँ उगा हुआ है, कोई कहाँ उगा हुआ है, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? मिसलेनियस ट्रीज और क्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब
एक आपके पास में लैंड है, एक लैंड है जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए, वहां पर आपने एग्रीकल्चर नहीं किया। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है कि एक ऐसा लैंड जिसपे खेती करते थे लेकिन अभी पिछले 5 सालों से उस लैंड पे खेती नहीं हुई है, तो उस लैंड को आप क्या बोलोगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड जिसको पिछले 5 सालों से या 5 सालों से ज्यादा से हो गए हैं, वहां पर खेती नहीं करी है। आगे देखो, आगे एक और कैटेगरी है जिसका नाम है फेलो लैंड। फेलो लैंड के अंदर दो कैटेगरी, एक तो है करंट फेलो और एक है अदर देन करंट फेलो। अब ये जैसे ये तो है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड। दूसरा देखो, एक ऐसा लैंड है जहां पर 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम खेती किए हुए हो गए। मतलब आपने एक लैंड है आपके पास में कि उस पर आपने खेती नहीं की, कितना टाइम हो गया कि सर पिछले 1 साल से खेती नहीं की, लेकिन वो 5 साल से भी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा होगी तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में हो जाएगा। तो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम अगर किसी लैंड को हो गया है जहां पर खेती नहीं की है, तो उसको आप बोलोगे अदर देन करंट फेलो। और एक ऐसा लैंड है आपके पास में जिसमें आपने 1 या 1 साल से कम हो गया खेती नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में खेत है जिसमें आपके पास इरिगेशन का सोर्स नहीं है, तो बारिश के टाइम पे आपने खेती की, पिछले 6 महीने से वो खेत खाली पड़ा है, तो ये किस में आ जाएगा? करंट फेलो के अंदर। ये तीनों लैंड के अंदर सिर्फ कितना टाइम हो गया आपने लैंड को खाली छोड़े हुए। यहां पर 1 साल से कम का है, यहां पर 1 साल से 5 साल के बीच में है, और यहां पे 5 साल से प्लस का है। अगर 1 साल से कम है कि अगर आपने उस लैंड पे खेती नहीं की तो उसको आप फेलो लैंड बोलोगे, करंट फेलो लैंड। और 1 साल से 5 साल के बीच में अगर वो खाली पड़ा है तो उसको आप बोलोगे अदर देन करंट फेलो लैंड। और 5 साल से अगर ज्यादा हो गया तो आप उसको बोलोगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। और लास्ट कैटेगरी जो आती है वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या? वो एरिया जिसपे आप एक्चुअली खेती कर रहे हो। नेट सोन एरिया क्या होता है? इज एन एरिया वेयर क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। मतलब जिस एरिया पे आप एक्चुअली में खेती कर रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर एक टर्म और आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और एक आता है नेट सोन एरिया। दो वर्ड में बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज होते हैं। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज एन एरिया वेयर क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं, हाँ, तो अपन नेट सोन एरिया की बात कर रहे थे और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात कर रहे थे। ये मान लो कि ये मेरे पास में 1 हेक्टेयर जमीन है और यहाँ पर भी 1 हेक्टेयर जमीन है, ये दोनों ही 1 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, इस पे मैंने एक बार खेती की, ठीक है, और इस पे मैंने 2 बार खेती करी। ठीक है, तो यहां पर जो नेट सोन एरिया आ जाएगा, ये जो 1 हेक्टेयर है इसका नेट सोन एरिया आएगा 1 हेक्टेयर। और अगर आप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करोगे, इस वाले एरिया की ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो इसका आएगा 2 हेक्टेयर। नेट सोन एरिया मतलब कितना एरिया आपके पास में है जिसपे आप खेती कर रहे हो, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब उस एरिया पे आपने कितनी बार खेती करी है। ठीक है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमेशा नेट सोन एरिया से ज्यादा होता है या बराबर होता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कभी भी नेट सोन एरिया से कम नहीं हो सकता, या तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नेट सोन एरिया के बराबर होगा या ज्यादा होगा। नेट सोन एरिया क्या होता है? कितने एरिया पे आपने खेती करी। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? कितने एरिया पे आपने खेती की और साल में कितनी बार की। अगर साल में एक ही बार करी तो नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बराबर आएगा, लेकिन साल में अगर आपने 2 बार की या 3 बार की तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वहां से ज्यादा आएगा। समझ में आया? अब देखो, लैंड यूज हम कितने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? फॉरेस्ट। सबसे पहले क्या बताया? फॉरेस्ट। सेकंड मैंने आपको क्या बताया? सेकंड बताया मैंने वेस्टलैंड,
या फिर उसको आप बैरन लैंड भी बोलते हो। थर्ड कैटेगरी क्या थी, नॉन एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं वहां पे अपन, जैसे बिल्डिंग बना दी आपने, रोड्स बना दिए। फोर्थ कैटेगरी मैंने क्या बताई थी, ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड। फिफ्थ कैटेगरी क्या बताई थी मैंने, मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ठीक है। सिक्स कैटेगरी क्या बताई थी मैंने आपको, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये कौन सा लैंड है, जिसको 5 साल से ज्यादा हो गया, जहां पर आपने खेती नहीं की है। सेवेंथ क्या है, अदर देन करंट फेलो। अदर देन करंट फेलो क्या है, 1 साल से लेके 5 साल हो गए जहां पर आपने खेती नहीं की है। और उसके बाद में है आपका करंट फेलो। करंट फेलो का मतलब क्या है, 1 साल से कम हुआ जहां पर आपने खेती नहीं की। और नाइन्थ क्या है आपका, नेट सोन एरिया। तो आपको मैंने बताया आप लैंड को कितने तरीके से यूज कर सकते हो, 9 तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, इन दोनों को हमने एक कैटेगरी में बांट दिया, इन तीनों को हमने एक कैटेगरी में बांट दिया, इन दोनों को हमने एक कैटेगरी में बांट दिया। इसको तो हमने बोला फेलो लैंड, लैंड, इसको बोला लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसको हमने बोला अदर लैंड, सॉरी इसकी कैटेगरी क्या थी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, सॉरी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। तो लैंड यूटिलाइजेशन आप 9 तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपन ने इसके अंदर कैटेगरीज बना रखी है। समझ में आया, आप अगर ये देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली सब समझ में आ जाएगा। नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या फर्क होता है। नेट सोन एरिया मतलब कितना एरिया पे आप एक्चुअली में खेती कर रहे हो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब कितने एरिया पे आप खेती कर रहे हो और साल में कितनी बार कर रहे हो। अगर साल में एक ही बार की तो वो नेट सोन एरिया के बराबर है, 2 बार की तो वो नेट सोन एरिया से डबल होगी, 3 बार की है तो वो नेट सोन एरिया से 3 बार होगी, और 4 बार खेती की तो नेट सोन एरिया से 4 गुना ज्यादा बड़ी होगी। समझ में आया। अच्छा, अब ये जो मैंने बोला कि आप लैंड को 9 तरीके से यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पूरे लैंड को एक तरीके से यूज क्यों नहीं कर सकते अपन, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जगह का फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर जो है वो अलग अलग है। हर एक जगह का फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर जो है वो अलग अलग है, इसलिए हम लैंड को भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग वेज। जो आप लैंड को यूज कर रहे हो वो कौन से तरीके से डिटरमाइन होते हैं कि किस लैंड पे आप क्या, इस लैंड को आप किस वे में यूज करोगे। तो सबसे पहला है फिजिकल फीचर्स, मतलब टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। टोपोग्राफी मतलब लैंड का सरफेस कैसा, उबड़ खाबड़ है, प्लेन है या ऊपर नीचे है। तो अगर जैसा अलग अलग टोपोग्राफी है तो लैंड का यूज क्या होगा, अलग अलग। फॉर एग्जांपल कोई लैंड है जहां पर बहुत ही उबड़ खाबड़ है, तो उस लैंड पे आप खेती नहीं करोगे, कर भी नहीं सकते आप। उस लैंड पे आप जो है वो एग्रीकल्चर यूज भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लैंड आप किसके लिए यूज करोगे, वो लैंड आपके लिए वेस्ट लैंड हो जाएगा या बैरन लैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो टोपोग्राफी एक बड़ा फैक्टर प्ले करती है कि उस लैंड को आप कैसे यूज करोगे। क्लाइमेट कैसा है वहां पर, अगर अच्छा क्लाइमेट है तो खेती करोगे, अच्छा क्लाइमेट है तो रहने के लिए घर बनाओगे, नहीं है तो खेती भी नहीं करोगे, घर भी नहीं बनाओगे, वहां फिर जंगल उगा दोगे, ठीक है। फिर सॉइल टाइप, सॉइल टाइप कैसी है उस पर भी डिटरमाइन होता है कि आप लैंड को कैसे यूज करोगे। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो घर ज्यादा बनेंगे, एग्रीकल्चर वहां पर ज्यादा होगा। फिर क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो खराब लैंड को भी आप अच्छा बना के उसको यूज कर लोगे। टेक्नोलॉजी नहीं है तो नेचर जो है वो लिमिटेड है, तो आप नेचर जो अलाउ कर रहा है वही चीज आप वहां करोगे। कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, आदमी के कैसे कल्चर है, कैसे ट्रेडिशन है, वो उस लैंड को वैसे यूज करता है। तो लैंड यूज जो है वो अलग अलग तरीके से आदमी करता है, और ये आदमी लैंड को अलग अलग तरीके से यूज क्यों करता है, क्योंकि ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर सब जगह सेम नहीं है।
ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर्स, क्योंकि सब जगह सेम नहीं है, इसलिए लैंड को भी हर जगह सेम तरीके से यूज नहीं करते हैं। अब देखो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है। इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये पूरे एरिया का हमारे पास लैंड यूज डेटा नहीं है। ये जो हमारे पास लैंड है पूरा, इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, पूरे एरिया का हमारे पास डेटा नहीं है। हमारे पास कितने एरिया का डेटा है, 93% एरिया का डेटा है। 7% एरिया का डेटा हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर सर्वे करना मुश्किल है, या वो लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है। तो वो कौन सा लैंड है देख लो। इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वी हैव लैंड यूज डेटा ऑफ 93% जोग्राफिकल एरिया। वी डोंट हैव फुल लैंड यूज डेटा ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका 100% लैंड यूज डेटा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक्सेप्ट असम। असम को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां पर हमारे पास पूरे स्टेट का लैंड यूज डेटा नहीं है। एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा एरिया, जो चाइना और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। पाकिस्तान का वाला पीओके और चाइना वाला अक्साई चिन। क्योंकि इन एरिया के पास हमारे पास लैंड यूज डेटा नहीं है, तो हमारे पास 100% इंडिया के एरिया का लैंड यूज डेटा नहीं है। कितने परसेंट एरिया का लैंड यूज डेटा है, 93% का। 7% का नहीं है, क्योंकि 7% या तो डिस्प्यूटेड लैंड है, या वहां पर टेरेन इतनी बढ़िया नहीं है कि आप वहां पर जाकर जो है वो रिकॉर्ड या सर्वे कर सकते हो। अब इंडिया में तो लैंड यूज डेटा है, इसका क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो इंडिया में भी आप लैंड को 9 तरीके से यूज कर सकते हो। आजादी के समय में इंडिया को लैंड कैसे यूज कर रहे थे और आज के समय कैसे कर रहे हैं, देख सकते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया 1916 टू 2015। लैंड यूज कैटेगरी, लैंड को आप कितनी तरीके से यूज कर सकते हो, 9 वेज। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो मैंने उधर पढ़ाया था वही इधर है। अच्छा, आप 1960 में देखोगे और 2015 में देखोगे और पैटर्न देखोगे, तो सबसे पहले फॉरेस्ट देखो। फॉरेस्ट 1916 में था 18%, जो अभी है 23%। अभी भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत कम है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है कि इंडिया में 33% लैंड जो है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए, जबकि नहीं है। लेकिन ये पैटर्न कैसा है, इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को बढ़ाने में, फॉरेस्ट ग्रो करने के अंदर ध्यान दिया है। इसलिए आज़ादी के बाद हमने फॉरेस्ट को जो है वो बढ़ावा दिया, इसलिए ये बढ़ा। और हमारा एम कितना होना चाहिए, 33% तक पहुंचने का। फिर क्या है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब सेटलमेंट के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए। तो आज़ादी के बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, तो हमने जो लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए वो भी बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोगों के लिए घर बने, बिल्डिंग्स बनी, रोड्स बनी, तो एग्रीकल्चर लैंड यूज, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर 4.95% है आज़ादी के बाद, और अभी है 8.7, मतलब 5 से 9% हो गया। तो ये पैटर्न कैसा इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको जो है वो लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज बढ़ाना पड़ेगा। नेट सोन एरिया मतलब खेती करने वाला एरिया, तो ये लमसम उतना ही है। इंडिया में 45%, मतलब इंडिया में अगर 100% एरिया है तो 45% एरिया पे हम खेती कर रहे हैं। तो 45.26% एरिया पे हम आज़ादी के टाइम पे खेती कर रहे थे, और आज के टाइम पे हम 45.5 एरिया पे खेती कर रहे हैं। अच्छा, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई फिर भी हमने अपना एग्रीकल्चर लैंड नहीं बढ़ाया। क्यों, डिमांड भी तो बढ़ी, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड भी बढ़ाना था। नहीं, हमने क्या किया, लैंड बढ़ाने के जगह जो हमारे पास अवेलेबल लैंड था उससे हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, ग्रीन रेवोल्यूशन से। हम हाई HYV सीड्स लेके आए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसकी वजह से हमने जो है वो यील्ड बढ़ा दी, जबकि हमारे पास लैंड उतना ही है। हालांकि स्लाइटली इंक्रीज इसमें भी देखने को मिला। करंट फैलो अगर देखोगे तो 3.7 है और 4.9 है। करंट फैलो मतलब वो लैंड जिसपे 1 साल से कम हो गया खेती किए हुए। करंट फैलो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में आज़ादी के बाद ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफ़ी तेज़ी से कम हुआ। तो ज़्यादातर किसान अब जो है वो खेती के लिए बारिश के पानी पे निर्भर है। तो 6 महीने खेती करते हैं, 6 महीने लैंड खाली है, तो वो जो 6 महीने लैंड खाली है वो किस कैटेगरी में जाएगा, करंट फैलो के अंदर। फिर फैलो
अदर देन करंट फलो, वो लैंड जो 1 और 5 साल के बीच में जो है वो खाली पड़ा है। इसका परसेंटेज लगभग लगभग उतना ही है, 3.5 से 3.6 इसका पैटर्न भी बढ़ा है। अब वो लैंड यूज देखो जिनका पैटर्न, जिनका ट्रेंड कम हुआ है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड ये था 6.3 और अभी हो गया 4। वो लैंड जो 5 साल से हो गया ज्यादा, जिस पे आप खेती नहीं कर रहे हो, तो अगर वो कम हुआ है तो अच्छी बात है। फिर है पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, ये जो है कम हुए, मतलब हमारे लिए जो ग्रेजिंग लैंड थे, हमारे कैटल्स के लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, ये क्या हो गए, कम हो गए। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड ग्रूव्स, ये भी क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब हम लैंड को यूज कर रहे हैं। अब ये कहां पर यूज किया होगा हमने, ये हमने यूज किया होगा रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने में। बैरन लैंड भी देखोगे तो कम हुआ है, 12% से लेके 5% तक आ गया है। ठीक है, तो कौन से लैंड यूज है जिनका पैटर्न अप की तरफ है, कौन से कम की तरफ है, और रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्यों कम हुआ है। अब बैरन लैंड और वेस्ट लैंड क्यों कम हुआ अपने यहाँ पर, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने उसको जो है, जिस लैंड को हम पहले यूज नहीं कर सकते थे, अब हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज और ग्रूव्स क्यों कम हो गए, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों के लिए घर बनाने पड़े, तो हमने उन एरिया पे घर बना दिए, तो इधर कम हुआ, उधर बढ़ गया। समझ में आया? आगे देखो, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हैव डिक्रीज्ड। इंडिया में पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड कम हुए। ये देखो 8th कैटेगरी, सॉरी 7th कैटेगरी देखो, 4.7 से आगे 3.3, तो यही कह रहा है, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड इन इंडिया हैव डिक्रीज। सो हाउ आर वी एबल टू फीड आवर कैटल्स एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। जब हमारा पास्चर लैंड कम हो गया, तो हम हमारे कैटल को खाना कैसे दे पा रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। तो इसका आंसर देखो, टू फीड लार्ज कैटल पॉपुलेशन डिस्पाइट डिक्रीज इन पास्चर लैंड, फार्मर हैव अडॉप्टेड सेवरल स्ट्रेटजीज लाइक। क्या कह रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ी कैटल की पॉपुलेशन है, लेकिन उनका ग्रेजिंग ग्राउंड या पास्चर लैंड क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको खाना खिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर्स ने कुछ टेक्निक्स अपनाई है। कौन सी टेक्निक्स है? हाई यील्ड फोरेज क्रॉप्स। अब हमने जो है, सॉरी, अब हमने जो है ऐसे क्रॉप्स उगाने की स्टार्ट किए जिनका जो है यील्ड जो है वो ज्यादा है। मतलब पर एकड़ अगर पहले आप 10 किलो उग रहे थे जिस क्रॉप से, अब आपने ऐसा क्रॉप उगाया जो 20 किलो आपको फॉडर दे रहा है। सेम लैंड से मान लो, सेम लैंड से, ये मान लो कि सेम लैंड है, यहां पर आप 10 किलो फॉडर उगा पा रहे हो और यहां पर आप 20 किलो फॉडर उगा पा रहे हो, क्योंकि आपने क्रॉप क्या कर दिया, हाई फॉडर क्रॉप आपने उगाया, मतलब एक ऐसा चारा जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो। आगे देखो, इम्पोज पास्चर मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब हमारे पास जो जितना पास्चर लैंड है उस पर हमने पास्चर मैनेजमेंट किया कि हमारे पास अगर कम लैंड है और ज्यादा कैटल पॉपुलेशन है तो उसको कैसे यूज करें ताकि ये जो है अच्छे से हो जाए। तो हमने मैनेजमेंट को सुधार दिया, पहले इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, अभी मैनेजमेंट बढ़िया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सप्लीमेंट इन कैटल डाइट। अब आजकल जो है वो कैटल्स को हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं, सिर्फ हरे चारे पे निर्भर नहीं है या सूखे चारे पे निर्भर नहीं है, कैटल फीड भी देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब वो कम भी, अगर हमारे पास हरा चारा है तो भी काम बन जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस है क्योंकि हमारे पास में कम पास्चर लैंड है, ज्यादा कैटल पॉपुलेशन है, तो अगर ढंग से मैनेज नहीं किया तो ओवरग्रेजिंग हो सकती है। अगर ओवरग्रेजिंग होगी तो सॉइल डिग्रेडेशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, और इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस emission. Above problem can lead to environmental consequences. आपने पास्चर लैंड कम किया लेकिन फिर भी आप अपने कैटल को खाना खिला पा रहे हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये सवाल आता है तो आपको डायरेक्ट एज इट इज यही आंसर लिखना है। सवाल क्या है कि इंडिया में पास्चर लैंड कम हो गया, फिर भी हम हमारी लार्ज कैटल पॉपुलेशन को खाना कैसे खिला रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो खिला क्यों रहे हैं? क्योंकि फार्मर्स ने नई नई टेक्निक्स अडॉप्ट की है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसे ओवरग्रेजिंग हो सकती है, सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ सकता है, इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान इससे होने वाला है। आगे देखो, नेट सोन एरिया इन इंडिया इज 54%। इंडिया में जो नेट सोन एरिया है वो कितना है? 54%। मैंने आपको कितना बताया? 45%। इधर देखो,
अगर ये देखोगे इंडिया में नेट सोन एरिया कितना है 45.5। यहाँ तो ये क्यों बोल रहा है 54% है, क्योंकि इसने नेट सोन एरिया के साथ साथ करंट फेलो एंड अदर देन करंट फेलो भी इंक्लूड किया है। करंट फेलो को कितना है, करंट फेलो का परसेंटेज है 5 और अदर देन करंट फेलो का है 3.5। तो अगर 45 में 5 ऐड कर दो और फिर 3.5 ऐड कर दो तो ये लगभग लगभग जो है वो 54 निकल कर आ रहा है। तो इंडिया में जो नेट सोन एरिया है वो कितना है 54%। अब मैं बोल रहा हूँ कहीं कहीं पे नेट सोन एरिया 80% से ज्यादा है। मतलब अगर स्टेट में 100% एरिया है तो वहां पर 80% एरिया पे खेती हो रही है। ऐसे कौन से स्टेट है, पंजाब है और आपका हरियाणा है। और कुछ एरिया है जहां पर नेट सोन एरिया 10 से भी कम है। वो कौन से स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहां पे आप खेती नहीं कर सकते, तो नेट सोन एरिया कम है। मिजोरम पहाड़ी इलाका है और प्लस जंगल है। मणिपुर पहाड़ी इलाका है प्लस जंगल है। अंडमान एंड निकोबार पहाड़ी इलाका है प्लस जंगल है, इसलिए यहाँ पर नेट सोन एरिया कम है। समझ में आया। अब देखो रीजन फॉर लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया। अब ये जो 10% से कम है इसके रीजंस क्या, देखो टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, फॉर एग्जांपल हिली एरिया हो सकता है इसलिए आप खेती नहीं कर सकते, डेंस फॉरेस्ट हो सकता है, या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये जितने भी हमने स्टेट्स पढ़े हैं, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। रीजन फॉर हाई प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया, 80% से ज्यादा क्यों है, फेवरेबल कंडीशन है, जैसे फर्टाइल सॉइल है, वाटर अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट है और सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसलिए यहाँ पर खेती ज्यादा हो रही है। एक स्टेट में नेट सोन एरिया ज्यादा है 80% से, 10% से कम है। सवाल ये आ सकता है कौन से स्टेट है जहाँ पर नेट सोन एरिया 80% से ज्यादा है, पंजाब हरियाणा। कौन से स्टेट है जहाँ पर नेट सोन एरिया 10% से कम है। फिर सवाल ये भी आ सकता है नेम द स्टेट्स वेयर नेट सोन एरिया इज अबव 80% एंड व्हाई सो। तो कौन से स्टेट है नाम बताना और वहां पर क्यों है। तो आपको ये नीचे वाले 3 जो है इसके अंदर नीचे वाले 3 रीजन लिखने के, फेवरेबल कंडीशन है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस वहां पर आपको देखने को मिलता है। अब एक सवाल है, जब मैंने बोला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 वो बोलती है कि किसी भी कंट्री में एरिया 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के पास में होना चाहिए। तो मतलब फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी बोल रहा है। फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ये इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, देखो इकोसिस्टम में 3 चीज होती है। इकोसिस्टम में 3 चीज होती है, एक होता है आपका फ्लोरा, फ्लोरा में सारे प्लांट्स आ जाएंगे। एक होता है आपका फोना, इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे प्लस ह्यूमंस भी आ जाएंगे। और एक है एनवायरनमेंट जिसमें आपका वाटर, एयर, सारी एक्सेट्रा जितनी भी चीजें नॉन फिजिकल एनवायरनमेंट सब आ जाएंगे। तो इकोसिस्टम क्या है, इन तीनों का आपस में इंटर डिपेंडेंस। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने जंगल काट दिया, तो जंगल काट दिया मतलब फ्लोरा काट दिया, तो अगर जब फ्लोरा नहीं बचेगा तो ये दोनों फ्लोरा, फोना और इन्वायरमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जंगल काट दिए तो जो फोना है वो अपना खाना नहीं खा पाएगा और इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा। तो जो बैलेंस बना हुआ इकोसिस्टम के अंदर ये बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट और ऑन फ्रिंज इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड मतलब पैसा कमाने की एक्टिविटी जो है वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर जंगल नहीं होंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब एक चीज है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा लैंड क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा इंडिया में लैंड के क्या क्या रिलीफ है, फिर हमने पढ़ा कि लैंड को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, फिर हमने पढ़ा इंडिया में हम लैंड को कैसे कैसे यूज करते हैं और उसका ट्रेंड क्या है। अब हम देख रहे हैं कि जो आप लैंड को यूज करते हो इसकी वजह से लैंड क्या होता है, खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड पे खेती की, अगर आप खेती ढंग से नहीं करते हो तो लैंड खराब होगा। आपने लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज किया, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग के लिए यूज कर रहे हो, ढंग से माइनिंग नहीं करोगे तो लैंड खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड पे फॉरेस्ट उगा हुआ, आपने फॉरेस्ट काट दिया, फॉरेस्ट अगर काट दिया तो लैंड खराब होगा। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, मींस रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ
लैंड, मतलब लैंड की जो बायोलॉजी और बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कॉजेज क्या है, कॉजेज फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब आपके ये सवाल बन सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज हैं। पहला कॉजेज क्या है, माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग और क्वारिंग से कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे माइनिंग कर रहे हो, आपको कुछ निकालना है, आपने निकाल लिया और आप चले गए छोड़ के, तो वो जो माइनिंग के लिए आपने गड्ढा खुदा वो खुदा हुई है। अब आप बताओ वो जो गड्ढा खुदा हुआ उस लैंड पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से क्या लैंड का खराब होना ही है ये। अगर आपने माइनिंग करने के बाद प्रॉपर मैनेजमेंट किया होता, उस वापस खड्डे को बंद कर देते, तो उस लैंड का हम कहीं और यूज कर सकते थे, लेकिन अब हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग साइट्स अबेंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क is completely leaving deep scars and traces which make left out land for no use। माइनिंग करने के बाद जो खड्डा खुदा हुआ उसको अगर आप ढंग से वापस बंद नहीं करते हो तो आप वो लैंड जो है हमारे लिए नो यूज का है, तो वो क्या है, एक तरह से लैंड का डिग्रेडेशन, क्योंकि लैंड की बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। ना आप वहां पर खेती कर सकते हो, ना वहां पर घर बना सकते हो, ना वहां पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। नोट, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। ये स्टेट्स है जहां पर लैंड डिग्रेडेशन जंगल काटने की वजह से हो रहा है। जंगल क्यों काटा जा रहा है, माइनिंग की वजह से। तो आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन या माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड कौन कौन से स्टेट्स में हो रहा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आगे देखो, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कैन कॉज लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो सवाल ये बन सकता है कि ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड कहां कहां पर हो रहा है, तो वो हो रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओवरग्रेजिंग से कैसे लैंड डिग्रेड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है जहां पर घास उगी हुई है और आपने ओवरग्रेजिंग कर दी, मतलब पूरी घास खत्म हो गई। अब जब घास होती है ना, वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब घास नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे ही हवा चलेगी मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। अब मिट्टी को उड़ा के ले गए तो क्या फर्क पड़ता है, अब ये जो मिट्टी है ना, इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अगर ये जो ऊपर वाली मिट्टी अगर उड़ के चली जाती है तो ऊपर वाली लेयर ही जो फर्टाइल सॉइल होती है, नीचे वाली सॉइल फर्टाइल नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काम का नहीं रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ओवरग्रेजिंग के कारण भी जो है वो लैंड डिग्रेड होता है। और देखो, ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी डालने से भी लैंड डिग्रेड होता है। कैसे होता है, कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग। ज्यादा पानी डालोगे तो पानी जाएगा ही नहीं, पानी खड़ा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। जब वो पानी उड़ जाएगा तो पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो मिट्टी पे रह जाएंगे, उसकी वजह से सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी और धीरे धीरे लैंड डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि सॉइल या लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम सॉइल फर्टिलिटी के कारण कम हो जाएगी। और लैंड की फर्टिलिटी अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो लैंड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, अगर आप कचरा भी किसी लैंड पर डालते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, धीरे धीरे वो बैरन लैंड बन जाएगा। वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। अगर आपको याद होगा, दिल्ली के बाहर एक बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ है। अब वहां पर क्या, आपने कचरा डालते गए डालते गए डालते गए, अब उस लैंड का आप कोई भी यूज नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर क्या पड़ा है, कचरा। तो अब आपको उस लैंड को यूज करने के लिए उस कचरे को हटाना पड़ेगा। लास्ट देखो, मिनरल प्रोसेसिंग। मिनरल प्रोसेसिंग मतलब, अब फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट प्लांट है, तो सीमेंट प्लांट के लिए रॉ मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन लगता है। तो लाइमस्टोन का पूरा पत्थर को जब आप छूटते हो तो डस्ट पार्टिकल हवा में जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या है, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। और फिर वो जब वो डस्ट पार्टिकल वापस बैठते हैं तो मिट्टी के अंदर जो छेद होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के अंदर स्पोर्स होते हैं उसमें चले जाते हैं। और जब भी बारिश होती है वो पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि फोर्स के अंदर जो है वो मिनरल चला गया और वो जम जाता है। समझ में आ रहा है। मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑन लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड कैलकलाइट and soapstone for chemic industry which generate dust in atmosphere. Dust when settle down reduce infiltration of water into soil. ये जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हवा में जाते हो, जब ये बैठते हैं तो ये सॉइल के अंदर जो स्पोर्स हैं उसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से सॉइल वाटर का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाता और इसकी वजह से लैंड डिग्रेड होने लग जाता है। तो अब सवाल ये आ सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन के सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सोल्यूशन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, एरिड एरिया।
एरिड एरिया में हम लैंड डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले क्या है, ये फॉरेस्ट। अच्छा, एरिड एरिया में लैंड डिग्रेड क्यों होता है? क्योंकि एरिड एरिया में आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे हवा चलती है वो सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो सैंड ड्यून्स क्या करते हैं, प्रोडक्टिव जमीन पर अगर चले जाएंगे तो वहां पर आप खेती या उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सैंड ड्यून्स का फ्लो रोकना है। तो उसके लिए आप वहां पे एरिड एरिया में सैंड ड्यून्स के ऊपर जो है वो एफॉरेस्टेशन लगा सकते हो, कंट्रोल ग्रेजिंग कर सकते हो ताकि मिट्टी इधर से वहां पर नहीं उड़े, ग्रोइंग बुशेस ऑन ड्यून्स टू स्टेबलाइज मूवमेंट ऑफ ड्यून्स। ये जो धोरे आपने देखा होगा, रात को अगर सैंड ड्यून इधर है तो सुबह इधर आ जाता है, हवा के साथ शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट होता है तो बहुत सारे एरिया को ये क्या करता रहता है, डिग्रेड करता रहता है। तो आपको ये शिफ्ट होने से बचाना है। तो कैसे बचा सकते हो, मिट्टी को पकड़ के रख सकते हो। कैसे रखोगे, पेड़ लगा दो, झाड़ियां लगा दो, और जो ऑलरेडी झाड़ियां लगी वहां पर कंट्रोल ग्रेजिंग करो। ठीक है। सोल्यूशन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, अभी तो मैंने एरिड एरिया में बताया, अभी लैंड डिग्रेडेशन के क्या सोल्यूशन है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है उसका आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी को आपको कंट्रोल करना है, माइनिंग की वजह से हो रहा है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट विल रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। मतलब इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसको ट्रीट करो, माइनिंग को ढंग से करो, ग्रेजिंग को ढंग से करो, एफॉरेस्टेशन करो। ये सारे क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं। सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, जिन जिन कारणों की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है वो मत करो। जैसे ओवर इरिगेशन की वजह से हो रहा है तो आप कंट्रोल इरिगेशन करो, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से हो रहा है तो आप उनको ट्रीट करके डालो, मिनरल प्रोसेसिंग हो रही है तो मिनरल प्रोसेसिंग आप क्लोज्ड एरिया में करो ताकि वो डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जाए, ओवर इरिगेशन हो रहा है तो कंट्रोल इरिगेशन करो, माइनिंग और क्वेरिंग की वजह से हो रहा है तो माइनिंग और क्वेरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा लैंड रिसोर्स क्या होता है, लैंड रिसोर्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि आप लैंड को जो है वो कैसे कैसे यूज कर सकते हो, या हमने ये देखा लैंड फिर हमने पढ़ा इंडिया लैंड रिलीफ, इंडिया में जो हमारे पास लैंड है वो कौन कौन से रिलीफ के अंडर है और उनका क्या यूज है। फिर हमने पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा लैंड यूज इन इंडिया, फिर हमने पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन, और फिर हमने पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन सॉल्यूशन, क्या क्या इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा आएगा शाम 4 बजे फ्राइडे को, और लेक्चर नंबर 3 आएगा शाम 4 बजे, जिसके अंदर हम सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा सॉइल रिसोर्स। इस चैप्टर में 3 ही मोटे मोटे पार्ट है, रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स। और सॉइल रिसोर्स में भी हम यही देखेंगे टाइप्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन। जो हमने लैंड रिसोर्स में पढ़ा सेम इधर भी हम इनको पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे को शाम 4 बजे। जय हिंद, जय भारत।